अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम हैं, पुलिस उनके अंडर में ना भी हो, मगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ये फर्ज बन जाता कि अगर अरविंद केजरीवाल दंगे की जगह पे जाने की कोशिश करते तो उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ जाती, और जब सिक्योरिटी देनी पड़ती तो ऑटोमेटिक वो दंगे रोके जा सकते थे। मगर वहां पर्टिकुलर एक कौम को टारगेट किया जा रहा था, और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को ये लगता था कि मुसलमान को जितना मारा जाएगा, काटा जाएगा, उतना मुसलमान बीजेपी के खिलाफ जाएगा, दबा रहेगा, और बीजेपी के हराने के नाम पे वोट डालता है जो आया है वो और ज्यादा दबकर बीजेपी को हराने के नाम पे वोट डालेगा। वो दहशत का माहौल हमारे दिल में और बैठाया गया, वो दिखाने के लिए बीजेपी से हम आपको रोकेंगे, हम आपको बचाएंगे। मेरे भाई, इस दिन के लिए आप इनको ताकत देते हो। आपने 5 एमएलए चुने दिल्ली की जमीन से, जो आपके अपने मोमिन भाई कहलाते हैं, आपके कलमे के शरीक हैं, मगर उनकी जुबान भी खामोश रही। न मरकज पे वो कुछ कर पाए, न दिल्ली दंगों पे कुछ बोल पाए। अगर ऐसे ही नुमाइंदे लाने हैं जो अपनी कौम की भी आवाज नहीं उठा सकती, तो मेरे भाई फिर सियासत में आप हिस्सा ना ही लो तो ज्यादा बेहतर है, या फिर अपनी कयादत को मजबूत करें। मैं कयादत का मतलब ये नहीं कहता आप सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें, मैं ये कहता हूं आप अपनी कयादत को मजबूत करें। आप देख लीजिए कयादत के क्या फायदे हैं। अगर हैदराबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वहां 8 एमएलए है, 1 एमपी है, तो वहां मुसलमान मजबूत है, मुसलमानों के मसाइल की बात होती है। मजाल है कोई मुसलमान पे एक उंगली भी उठा दे, मजाल है कोई वहां मरकज जैसा मामला खड़ा कर दे, मजाल है वहां कोई दिल्ली जैसा दंगा खड़ा कर दे। क्यों? क्योंकि उनका कोई अपना रहबर, अपना नुमाइंदा, अपनी कोई पार्टी वहां मौजूद है। यही हाल ले लीजिए आप आसाम जाकर, वहां भी आपकी अपनी एक पार्टी मौजूद है, वो भी अपनी कौम के लिए रोड पर खड़ी होती है और उनके मसाइल को सुनती है और पूरा भी करती है। कहना चली जाइए, वहां भी आपकी अपनी पार्टी है, वो कौम के लिए पूरी तरह शिद्दत से आगे खड़ी होती है। तो क्या मेरे भाइयों आप दिल्ली की सरजमी पे अपनी कयादत खड़ी नहीं कर सकते? बिल्कुल खड़ी कर सकते हैं। यहां 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान सिर्फ एक तरफा वोट डाले तो 9 एमएलए बड़े आराम से जिता के ला सकता है, और जहां 9 एमएलए होंगे तो मैं समझता हूं ये दिल्ली जैसे हालात नहीं बनेंगे, हमारे इलाके कूड़े के ढेर नहीं बनेंगे। 45 साल के आसपास इन कॉलोनियों को हो गए, आज तक पीने का पानी नहीं आया, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मौलिक अधिकार से वंचित किया गया हमें, एक तो हमें पीने का पानी नहीं दिया गया, और अगर हमने थोड़ी बहुत कोशिश करके पीने का पानी का इंतजाम करते हैं, सबमर्सिबल लगवाते हैं, तो वहां एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि मुझे इतने पैसे दीजिए तब आपका सबमर्सिबल लगने दूंगा। शर्म नहीं आती इन एमएलए को, काउंसलरों को, कि वो पुलिस वालों की जेब भरवाते हैं? क्यों उनके कलेजे पे छुरियां नहीं चलती कि अपनी कौम के पैसे लुटवाते हैं? क्यों उन्हें एहसास नहीं होता कि एक तो हम पीने का पानी नहीं दे पा रहे, अगर वो खुद इंतजाम करते हैं उसमें भी उन्हें पैसा देना हो पड़ता है? मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम जीत कर आ जाएं। क्योंकि अगर इतनी औकात होती तो 3000 वोट पे ना सिमट जाते हैं। आम आदमी पार्टी का टिकट मिला तो 1,04,000 के आसपास वोट लेकर आए और अपने दम पे लड़ा, कमोबेश 3000 के आसपास वोट लाए थे। उन्हें मालूम है कि मैं केजरीवाल के नाम पे जीता हूं। मेरे भाई, अब तो बात भी खत्म हो गई, अब तो केजरीवाल का नाम भी खत्म हो गया। मैं तो इस मन से कहता हूं, अमानत साहब, अगर आप अरविंद केजरीवाल को मरकज का गुनहगार मानते हैं
दिल्ली दंगों का गुनहगार मानते हैं, तो आइए आज इस मंच पर इस पार्टी को ज्वाइन करिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, अपने सदर से बिना पूछे कहता हूं, हम आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ाएंगे, ये खूब कौम आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ाएगी। मगर अगर आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब तो यह है कि आपको अपने भाइयों के मरने का अफसोस नहीं है, मरकज पे ताला लगने का अफसोस नहीं है। तो मेरे भाई क्या करेंगे इतना माल कमाकर, क्या करेंगे उस नाम का जो अल्लाह के दरबार में इस बात का जवाब भी नहीं दिया जाएगा कि तेरी कौम मरती रही और तू घर पे गैर ईमान वाले के पीछे खड़ा रहा, अपने ईमान वाले भाइयों की आवाज भी नहीं उठा पाया। मेरी आपसे गुजारिश है साथियों, अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जितना मैंने इस सियासत को समझा है, अगर आपको अपना वजूद बचाना है, बनाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है, तो मिलकर आवाज उठाइए, असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत नहीं होंगे, इसमें आप मजबूत होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है न वो सीएम बनने वाले, न पीएम बनने वाले, और न उन्हें लालच है। उन्हें सिर्फ लालच है तो अपनी कौम को हक दिलाने का लालच है। उन्हें लालच है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जाऊं तो ये कह सकूं कि मुझे अल्लाह ने एक ओहदा दिया था, उस ओहदे का लिहाज रखते हुए मैंने अपनी कौम की आवाज उठाई। साथियों, आप बार्गेनिंग की स्थिति में आए, अपने 9 एमएलए जिस दिन आप चुना देंगे, अपने आप को यूनाइट कर लेंगे, यही अरविंद केजरीवाल आपकी चौखट पे खड़ा नजर आएगा और उस दिन कहेगा कि हमसे गठबंधन कर लीजिए। तब आप कहेंगे कि हकूक की बात करते हो तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, अगर हकूक की बात नहीं करते तो हम गठबंधन को तैयार नहीं हैं। और अरविंद केजरीवाल की मैं बता दूं, बिना मुसलमानों के सत्ता हासिल करना नामुमकिन है। दिल्ली में 9 सीटें ऐसी हैं जो मैंने बताया आपको, जहां एक तरफा आपके वोट से एमएलए जीत सकते हैं। उसके बाद 22 सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ मुसलमान फैसला करता है कि किसको जिताऊं और किसको हराऊं, और बाकी हर सीट पे कमोबेश 10-15% का प्रभाव उसका है। तो आप अपने आप को हल्का क्यों मानते हो मेरे भाई? अपने वजूद के लिए लड़िए। हार जीत आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए अपने वोटों की गिनती कराना। और एक बार आपने गिनती करा दी तो वो दिन दूर नहीं है, जितनी भी एक पॉलिटिकल पार्टी दुकानदार हैं या आपकी चौखट पे आपसे भीख मांगते नजर आएंगी, आपके दरवाजे भीख मांगती नजर आएंगी, या फिर आपको इज्जत देती नजर आएंगी। आज तो हालात ये हो गई कि समाजवादी ने यूपी के इलेक्शन पे मुसलमानों का स्टेट पे जगह नहीं दी। क्यों जगह नहीं दी? क्योंकि उन्हें मालूम है ये बीजेपी को हराने के लिए वोट डालेंगे, इन्हें उससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, क्यों इतना कमजोर कर लिया आपने? क्यों अपने आप को इतना असहाय महसूस करा दिया कि लोग बाग हमें सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे वोट मांगते हैं? मेरे भाई, इख्तिदार उन्हें मिलना है, आपको नहीं। आप 74 साल से कल भी कुआं खोद के पानी पीते आए थे, आज भी पी रहे हो। आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपको अच्छे स्कूल नहीं मिले, आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिले, आपको सरकारी फैसिलिटी नहीं मिले, तो किस बात को हरा रहे हो? अगर आज बीजेपी सरकार सत्ता में है तो सबसे बड़ा नुकसान भी उन्हीं लोगों को है जो आपके वोटों पे आज तक राज करते आए हैं। भीगी बिल्ली की तरह बीएसपी अपने घर में बैठी है, समाजवादी घर में बैठी है। उन्हें मालूम है मुंह खोला तो ईडी की रेड हमारे घर पे आएगी, आपके घर पे नहीं आएगी। तो अपने वजूद के लिए मुत्तहिद हो जाइए। 74 साल वैसे भी आपने खत्म कर लिए हैं, अपने खराब कर लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो आने वाले 74 साल में आप फिर वही खड़े हो, 150 साल बाद आपके बच्चे आपके परपोते ये कहें कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत गलत किया जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं करा। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं इस बात को आप तसल्ली से सोचिएगा, फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि इस पार्टी की क्यों जरूरत है आपको। खुदा हाफिज।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ सैफी साहब। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुश्ताक सैफी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए। वक्त कम है। हमारे मेहमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब कलीमुल हफीज साहब मौजूद हैं और दूसरे मेहमान हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं दावत सुकून जनाब कलीमुल हफीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वह आए और अपने ख्यालात का जाहिर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब हातिम सेठ साहब, हमारे यहाँ के कैंडिडेट जनाब मोहम्मद आरिफ सैफी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा हाजी शहाबुद्दीन साहब, हाजी असलम साहब, समाजवादी पार्टी की साबिका कैंडिडेट शबाना परवीन साहिबा, असलम साहब, फरजान साहब, अजहर भाई, डॉक्टर शकील साहब, मोइनुद्दीन अलवी साहब, असगर साहब, हाजी हनीफ साहब, हाजी इस्लाम साहब, शाहरुख सैफी साहब, फारूक खान साहब और मेरे सामने बैठे बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे कैंडिडेट जनाब आरिफ सैफी साहब ने आपको बहुत तफसील से मकामी, सूबाई और कौमी सतह के मुद्दों पर गुफ्तगू फरमाई। मैं समझता हूँ कि मुझे महफिल देख के थोड़ा सा ऐसे लगा कि शायद आपको थोड़ी सर्दी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सर्दी दूर कर ली जाए और एक नारा लगाया जाए ताकि बात जरा जोश के साथ शुरू हो। क्योंकि बात जमात की है, बात क़यादत की है, तो मैं नारा लगाता हूँ इंक़लाब, इंक़लाब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब जरा थोड़ा जोश आया, अब जरा बात होगी, क्योंकि बात अगर नस्लों के मुस्तकबिल की है तो बिना हौसले और बिना जोश के नहीं हो सकती। आप सर्द दिल से या सर्द दिमाग से वो मसला हल नहीं कर सकते। ये कौमों की जिंदगियों का मामला है। अगर आप फातेह होना चाहते हो, गाजी होना चाहते हो, तो आपको पूरे हौसले और अज़्म के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। ये हमारे लिए कोई एमसीडी का चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। हमें इस पूरी जो सियासी और खास तौर से जमहूरी जो सिस्टम में हमें जो एक तरफ डाल दिया गया है, अलहदा कर दिया गया है, या यूं कहिए अछूत बना दिया गया है, हमें वहां से निकलकर अपने हिस्सेदारी लेने की जरूरत है। ये अपने मुस्तकबिल के लिए और अपनी नस्लों की बका के लिए, अपनी शनाख्त के लिए और अपने कल्चर की लड़ाई है, अपने अजीम मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हौसले से लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस ओखला विहार की गयूर अवाम मजलिस के पैगाम को घर घर पहुंचाएगी। और मजलिस का वो पैगाम क्या है, मैं वो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मजलिस का पैगाम ये है कि आखिर जिन जिन खित्तों में मुसलमानों ने अपनी सियासी वसीयत का सबूत दिया, जहां जहां हमारे बुजुर्गों ने सर जोड़कर बैठकर ये फैसला कर लिया कि अब दुश्मन कितने ही ताकतवर हो, मामला कितने ही संगीन हो, लेकिन हमें अब अपना रास्ता खुद तय करना है। अब हमें अपने आप पे खुद एतमादी बहाल करना है। अब हमें अपने मसाइल का हल खुद पैदा करना है, तय करना है। वहां वहां मामला बेहतर हो गए। मैं आपको मिसाल के तौर पे 4-5 स्टेट का जिक्र करता हूं। आप बंगाल में 29% है, लेकिन वहां पे कोई आपकी सियासी हिकमत अमली नहीं है, इसलिए आपकी वहां कोई वक़्त नहीं है। आप आसाम में आप 33% है, अलबत्ता वहां पर बरतुद्दीन अजमल साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खातिर खा कामयाबी नहीं मिली।
अपनी सियासी बसीरत का सबूत दिया तो जैसे ही 5 MLA जिताए पूरे हिंदुस्तान में एक अलार्म बज गया। लेकिन फिर जैसे उत्तर प्रदेश में आते हैं फिर वहां पे जाके आपका जो सियासी बसीरत है वो कोई कारगर नजर नहीं आती। लेकिन इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जब आप घूमते हैं तो 2 स्टेट ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको देखेंगे कि आपको उन पे रश्क आता है, उनसे मोहब्बत और उनके लिए आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। वो 2 स्टेट हैं, एक केरला जहां आप 26% है लेकिन वहां की आप हुकूमत चलाते हैं, वहां के मामलात आप खुद तय करते हैं, वहां पे आपकी औलादें आपकी नस्लें वहां महफूज हैं। वो इक़्तिसादी एतबार से, तालीमी एतबार से, सियासी एतबार से, कारोबारी एतबार से, समाजी एतबार से दूसरे हिंदुस्तानियों के या तो बराबर है या कहीं ऊपर है। लेकिन दूसरा ही एक सूबा और है, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में आप सिर्फ 12% है लेकिन वहां की आप बसीरत को सलाम पेश करिए, वहां के बुजुर्गों की काविशों पे आप रश्क करिए कि उन्होंने सन 58 में फैसला कर लिया कि चाहे हम तादाद में कितने ही कम हो लेकिन अगर हम आज से अपना सफर शुरू करेंगे तो आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें महफूज रहेंगी। उसी का नतीजा ये है कि आज हैदराबाद या तेलंगाना का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, तालीमी एतबार से, हर एतबार से बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ आप दिल्ली में 15% हो, यहां हमें आपको सोचने का मकाम है। यहीं से बात और वो फिक्र शुरू होती है जो मजलिस का पैगाम है। वो पैगाम ये है कि दोस्तों बुजुर्गों, अभी हिंदुस्तान में आईन बाकी है, अभी हिंदुस्तान में जमहूरी निजाम बाकी है, आपको वोट देने का, वोट लेने का हक बाकी है। अगर आज से भी आप अपना सफर शुरू करोगे तो बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मेरे दोस्त आरिफ सैफी ने आपको डिटेल में बताया कि कितनी सीटें हम जीत सकते हैं, हम कितनी सीटें हम दूसरों को हरा सकते हैं। तो जब तक आप अपनी दावेदारी पेश नहीं करोगे आपको आपका हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज ये मौका है आपके साथ, आज मजलिस आपके सामने दोबारा दरखास्त के साथ आपके मुस्तकबिल ठीक और संवरना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से कौमें बना करती हैं, जिन जिन कौमों ने अपनी नस्लों के बारे में सीरियसली सोचा वो बेहतर हुई। और मिसाल के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर जो तबका था वो दलित तबका था, उस दलित तबके ने अपनी सियासी इत्तेहाद और मुत्तहद हुए तो वो फिर हुकूमत में आ गए। तो मैं सिर्फ आपको इशारतन इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि आज ये मौका चूंकि एमसीडी चुनाव का है, सबसे छोटा इलेक्शन है, यहीं से अगर बात बनेगी तो फिर कल हम एमएलए की दावेदारी करेंगे, फिर जब एमएलए की बात बनेगी तो फिर हम हुकूमत की बात करेंगे। और हुकूमत के लिए भी यहाँ पे हमने जो अपनी प्लानिंग की है वो ऐसे की है कि दिल्ली में 2 तबकात हैं जो सबसे ज्यादा शोषित हैं, जिनका सबसे ज्यादा इस्तेहसाल किया, वो एक है दलित और एक मुसलमान। इसीलिए हमने इस चुनाव में भी अपनी दलित पार्टी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ इश्तराक किया और हमने उनसे ये तय किया कि दलित बहुल सीटें आप लड़िए और मुस्लिम बहुल सीटें हम लड़ेंगे और फिर यहीं से अपने एक सियासी इत्तेहाद की सफर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने हमसे एग्री किया। तो इस सवाल अब जो आप ताकत देंगे यहाँ मजलिस को, वो ताकत सिर्फ काउंसलर तक नहीं होगी, वो ताकत इंशाअल्लाह वो हुकूमत में इश्तराक में आने की इंशाअल्लाह ताला आप भी अब वही हुकूमत, वही सुपर स्टेटस एंजॉय करेंगे जो हैदराबाद करता है। चूंकि वही हैदराबाद का तजुर्बा, वही हैदराबाद की क़यादत आज दिल्ली में मौजूद है। मैं तो आपके ओखला का आप ही की तरह एक बाशिंदा हूं, लेकिन मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये मौका दिया, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप दिल्ली में जाओ और गली गली कूचे जाके इस पैगाम को आम कर दो। मैंने वो कोशिश की और कोशिश का नतीजा ये है कि आज हमने सिलेक्टेड 15 सीटें चुनी है। सिर्फ ओखला में सिर्फ 2 सीटें लड़ रहे हैं हम, एक जाकिर नगर और एक अबुल फजल, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह की मोहब्बतें हमें मिल रही हैं, उससे हमें यकीन है कि जिस तरीके से हमारी एमआईएम ने पिछले साल हैदराबाद में 45 लड़के 44 जीते थे कारपोरेटर, हम इंशाअल्लाह दिल्ली में 15 के 15 जीत लेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काम तो मुझे और आपको ही करना है। बात कोई आसमान से कोई फरिश्ता उतरने वाला नहीं है।
आसमान से कोई आपके पास ऐसी चीज नाजिल होने वाली नहीं है। अब हमें और आपको बैठ के ही हमारे मुल्क के मसाइल को हल भी करना है, इनसे मुकाबला भी करना है, और इनके साथ मोहब्बत और ईसार के साथ, आजिज़ी के साथ पेश भी आना है, ताकि हम अपनी औलादों के लिए, नस्लों के लिए एक बेहतर समाज लेके जाएं, बेहतर मुल्क लेकर जाएं, और अपने अपने बीच में से क़यादत चुनकर इनको अगर हम ऐवानों में भेजेंगे तो ये हमें उम्मीद है कि ये हमारे मसाइल को ऐवानों में जाकर उसी अंदाज में उठाएंगे जिस अंदाज में उठाने का हक है, और इंशाअल्लाह वहां से हल भी ऐसे ही लेकर आएंगे जैसे कि आपकी ख्वाहिश है। तो आप अपने आप को किसी तरह से भी, किसी मामले में भी कमतर समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने भाई आरिफ सैफी के ऊपर भरोसा कीजिए। आप इन्हें अपने मोहब्बत और वोट से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आप ही के वोट से जीत दर्ज करके आपकी रहनुमाई ऐवानों में। मैं आखिर में चलते चलते सिर्फ एक बात आपको और गोशेगुजार कर दूं, चूंकि यहाँ पे एक नाटक चल रहा है। एक नाटक कल से, आप परसों से देख रहे होंगे, और वो नाटक वो है जिसकी वजह से पूरा ओखला फंसा रहता है। पहले एक साहब 15 साल वो नाटक खेले, फिर एक साहब 15 साल वो नाटक खेले, फिर अब एक साहब 8 साल से खेल रहे हैं। और वो नाटक क्या है? एक साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया है, वो रो रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, यानी अपनी खताओं का जो बोझ है वो आप पे डाल रहे हैं। और दूसरे साहब ने वही गाली का नाटक, वही सारा खेल, फिर उसके बाद जेल, और फिर जेल के बाद बेल, और फिर बेल के बाद वही उनके चेहरे घूमते घूमते वो संपत्ति लेकर घूमेंगे। तो ये दोनों लोग जो है ये दूरा कुश्ती है। ये बता दूं मैं आपको, ओखला में आने के बाद चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये एक दूसरे के लिए दूरा कुश्ती करते हैं। वो कहता है मुझे नहीं मिल रही तो तू जीत जा, और तुझे नहीं मिल रही तो मुझे जिता दे। लेकिन ऐसा ना हो कोई मजलिस जदीद आ जाए, क्योंकि अगर मजलिस आ गई तो यकीन की नहीं। आखिर अगर इन्होंने ही काम कर दिया होता तो क्या हमारे इलाके इतने बदहाल होते? आज पूरी दिल्ली में घूम आइए, सबसे बदतरीन अगर किसी की हालत है तो ओखला की है। और अफसोस की बात यह है कि अवाम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। जितने पढ़ा लिखा मुसलमान ओखला की सरजमी पे रहता है, शायद ही इतनी हाईली डेंस पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन पूरे हिंदुस्तान में हो। लेकिन जैसे ही आप सड़कों से गुजरते हैं और नाली और पानी और हवा और बिजली को देखते हैं तो बिल्कुल हाल स्लम जैसा है। तो ये आखिर करा किसने है? ये किया है इन दोनों पार्टियों ने। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद जब हमारे पास आए और हमने उनसे कहा कि आखिर अब तो मुसलमानों ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो आप मुसलमानों के बारे में सोचिए, तो बोले बताइए क्या सोचे? हमने कहा आप कम से कम मुस्लिम इलाकों में जिस तरह से मजलिस ने तेलंगाना में मुस्लिम गरीब इलाकों में, अनथराइज इलाकों में, स्लम इलाकों में किराए की बिल्डिंग लेकर 250 स्कूल बनाए हैं, आप कम से कम मुस्लिम इलाकों में बना दीजिए। क्योंकि आपकी जो शिक्षा की स्कीम है वो मौजूदा स्कूल पे लागू होती है, और मुस्लिम इलाकों में स्कूल पहले से मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए आपकी स्कीम का फायदा नहीं होता। और जिस तरह से आप कमरों में रिनोवेशन कर रहे हैं या कमरों पे या रंग रोगन कर रहे हैं, उससे फायदा आधे मुसलमानों को हो रहा है, आधों को नहीं हो रहा। तो अरविंद केजरीवाल ने और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने, दोनों ने मेरे होटल में रहकर ये वादा किया कि हम दिल्ली बोर्ड के थ्रू 250 स्कूल बनाएंगे, और वो 250 स्कूल या तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनेंगे या किराए की बिल्डिंग पे लेके बनेंगे। उस पे काम भी शुरू हो गया, दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमेटी भी बनी, उस कमेटी का मुझे कन्वीनर भी बनाया गया। एक 16 स्कूल पायलट प्रोजेक्ट की तरह बनने थे, पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर 16 स्कूल पहले बनने थे, बाद में 250 बनने थे। आप अखबार में इश्तिहार निकाल दिए गए कि आप लोग अगर अपनी बिल्डिंग किराए पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोग वाकिफ होंगे कि जब स्कूल की बिल्डिंग का इश्तिहार आया था, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू हुआ हमने 16 प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिए, 6000 टीचर का इंटरव्यू लेके 600 टीचर शॉर्टलिस्ट कर लिए, प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉन्च पर था, बिल्डिंग्स की एप्लीकेशन आ गई। लेकिन अचानक एक टेलीफोन आता है, वो टेलीफोन करके अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। हमने पूछा भाई क्यों बंद करना चाहते हो? बोले नहीं साहब इससे हमारा वो वोट नाराज हो जाएगा। मैंने कहा भाई आप वोट तो आप ले
मैं खुद स्टन रह गया। और ये सच भी है, ये हकीकत भी है। इसे हमें और आपको तस्लीम करना चाहिए कि मुसलमान अपनी भलाई के लिए वोट नहीं करता, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और ये आपकी कमजोरी को जानते हैं, इसीलिए आपका इस्तेहसाल करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। तो मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी कमजोरी से बाहर आइए, आप अपनी ताकत पहचानिए और अपने आप पे एतमाद करके खुद लड़ना सीखिए, खुद जीतना सीखिए। इंशाअल्लाह हालात बनकर चले जाएंगे और आप ही खाते। मेरे ख्याल से सांसद साहब तशरीफ ले आए हैं, तो जैसे ही सांसद साहब आएंगे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली एमसीडी के 1616 स्कूल है और दिल्ली सरकार के 1027 स्कूल है, यानी दोनों को मिला दे तो करीब 2700 स्कूल बनते हैं। और 2700 स्कूल को अगर 250 से भाग करोगे आप, तो एक वार्ड में 11 स्कूल आते हैं एमसीडी के और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के। क्या है आपके वार्ड में 11 स्कूल है? 11 स्कूल? कितने स्कूल है एमसीडी के और डीडीएम के? सबके मिलाकर 4 स्कूल वार्ड में, 4। दूसरी तरफ अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 520 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, एक विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक आती है। आप मुझे बताइए आपकी विधानसभा में कितनी मोहल्ला क्लिनिक है? 2, 8 तो नहीं है। जबकि मामला उल्टा है, यहाँ की विधानसभा बड़ी, आबादी ज्यादा, गरीब आबादी, इसलिए बीमार भी है और अशिक्षित भी है, नहीं अनपढ़ भी है। तो यहाँ पे तो अगर दूसरी जगह तुम 8 मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हो दिल्ली में, तो यहाँ पे तो 16 बनाओ। दूसरी जगह अगर तुम 11 स्कूल बना रहे हो तो यहाँ 22 बनाओ। लेकिन मामला कितना उल्टा है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। इस पे हिम्मत नहीं है किसी मुस्लिम एमएलए की, अपने मुख्यमंत्री से जवाब तलब कर ले। अरे मरकज पे और जब हमारी जहांगीरपुरी पे हमारे मुसलमानों पे बुलडोजर चलाया जाए तो तुम क्या बोलते हैं? अरे तुम जिस पे पीठ थपथपाते हो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इस पे बोलो तब पता चलेगा आपको। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे सांसद मोहतरम यहाँ आ चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे आखिर में अदब दरखास्त ये करूंगा कि अपने लिए वोट कीजिए। ये आरिफ शैफी नहीं है आपके सामने कैंडिडेट, ये आप खुद हो और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे रहे हो, उसको ताकत बख्श रहे हो। अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपने एरिया की साफ सफाई, अपने एरिया की पेयजल व्यवस्था, अपने एरिया की नाली व्यवस्था, अपने एरिया के मुस्तकबिल के लिए अगर वोट करना है तो आज से अपनी जमात को आप तायद करिए, हाथ उठाकर मुझसे वादा करिए कि 4 दिसंबर को पतंग के निशान पे आप लोग बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सांसद साहब से कि वो सीधे आए मंच पे और आपको खुदाई फरमाते हुए सिर्फ 10 मिनट बचे। मैं कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आने वाले थे और चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, दिल खोलकर आपके साथ गुफ्तगू कल करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर इतनी इल्तिजा करने के लिए आया जो कलीम हफीज साहब ने आपको बताया। आरिफ सैफी साहब हमारे उम्मीदवार हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जिन इलाकों के अंदर हमारी बस्तियां हैं, हमारे मोहल्ले हैं, उसमें अगर हमने मजलिस का झंडा नहीं लहराया तो फिर आखिर कहाँ लहराएंगे। इसीलिए आज इतने सालों के बाद हम आपके बीच में आए हैं, यही सोच कर कि आपने हर एक को आजमाया है और हर एक ने आपके साथ क्या सिला किया है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी मालूम है कि 5 साल पहले आपने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, एक यकीन के साथ, एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए खड़े रहेगी। लेकिन जो पिछले 75 सालों से भाजपा करती आई है, कांग्रेस करती आई है, इनका भी रंग कुछ अलग नहीं था। सत्ता में आने के बाद इन्होंने भी अपना रंग बदल दिया और इसलिए रंग बदला कि इन्हें मालूम था कि ये कौम जाएगी कहां। इन्हें तो हर 5 साल के बाद इनको अपना सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट पेश करना होता है, ये दिखाना होता है कि इस मुल्क के अंदर हम सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं।
तो कोई अपनी जमात को वोट नहीं देना। इनकी सोच तो ये हो कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इलेक्शन के वक्त में एक रबर स्टैंप की तरह हर 5 साल के बाद जाइए, वोट दीजिए। न लोकसभा में आपको बैठने का इख्तियार है, न विधानसभा के अंदर आप जा सकते हैं, और अगर चले भी गए तो आपके आकाओं के हिसाब से, आपके मालिकों के हिसाब से आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस मुद्दे के ऊपर खड़े रहना है, या आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपको आपका जो मालिक होता है वो मालिक आपके गले में ऐसी पट्टी बांध कर रखता है और वो आपको अपने इशारों के ऊपर नचाता है। वरना क्या वजह है कि आज लोकसभा के अंदर इतने ज्यादा सांसद होने के बावजूद भी कौन आपका मुद्दा उठाता है? कभी गौर करिए, कभी सोचिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब कुछ भी होता है तो उम्मीद की जाती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो नहीं, मेरा नेता अरविंद केजरीवाल रहेगा, मेरा नेता राहुल गांधी रहेगा, मुलायम सिंह रहेगा, लालू प्रसाद रहेगा, शरद पवार रहेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे तो इस मुल्क के अंदर घूमना है तो एक सर्टिफिकेट लेके घूमना है कि मैं कितना सेक्युलर है। देखिए कि मैंने अपने कायद को ठुकरा कर तुम्हें अपनाया है और यही काम तुमने करते आए हैं। लेकिन क्या हुआ ये कभी सोचिए। हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे। इन 5 सालों के अंदर जिसे आपने जी भर के दिल खोल के आपने वोट दिया, उसने आपके साथ क्या इंसाफ किया? ये कभी सोचा है कि जब तुम्हें ये जरूरत थी, तुम्हें ये उम्मीद थी कि मैंने तुम्हें सरकार बनाने में मदद की है, तो मेरी आवाज बनेंगे, मेरे बुरे वक्त में तो मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पीठ फेर लिया। कहीं ना कहीं आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। मुझे अफसोस और शर्म इस बात की आती है कि ठीक है, सियासत के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन मैं उन मुसलमानों से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा जमीन इतना मर चुका है? क्या सियासत के लिए तुम इतना गिर चुके हैं कि सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए तुम इस पूरी कौम के साथ तुम धोखा कर रहे हैं? आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है उस शख्स की तड़प, उनकी दीवानगी मैंने देखा है। कोई असदुद्दीन अवैसी साहब ओखला से आकर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी पैदा होना चाहिए, हर शहर के अंदर एक आवाज होनी चाहिए जो हक के लिए खड़ा रह सके, जो लड़ सके। आरिफ सैफी एक उम्मीदवार है हमारे लिए। हमने 15 उम्मीदवार खड़े किए हैं, आरिफ सैफी भी उनमें से एक है। अगर तुमने आरिफ सैफी को जिताकर दिए तो ये भले ही यहाँ के एनसीडी के काउंसिलर बन जाएंगे, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। हिम्मत तुम्हारी बढ़ेगी, आवाज तुम्हारी बुलंद होगी। लेकिन मुझे मालूम है आज भी इस इलाके के अंदर कैसी कैसी साजिशें रची जा रही। आम आदमी पार्टी वाला सोचता है कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस सोचती है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस ने यहां कदम नहीं जमाना चाहिए। ये तमाम हमारी 15 सीटों के ऊपर हमने ऐसे समझौते होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आखिरकार सबसे ताकतवर कौन होता है? कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं, आवाम। 4 तारीख के दिन जब तुम वोट डालने के लिए जाते हैं तो सबसे ताकतवर तुम होते हैं, और तुम्हारे हाथ में होता है कि 5 साल मैं अपने घर की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपनी कौम की, अपने समाज की आवाज किसके हाथ में देने जा रहा हूं। मैं इन गलियों के अंदर जब घूमता हूं,
अफसोस नहीं, शर्म आती है मुझे उन मुसलमानों के ऊपर जो आज भी उनका दामन थामे हुए हैं। अरे गलियां बराबर नहीं है, सड़कें बराबर नहीं है, मस्जिदों के सामने के रास्ते अगर देखेंगे तो शर्म आती है। शर्म आती है कि वही लोग दोबारा तुम्हारे बीच आ रहे, तुम्हें बरकला रहे, तुम्हें फिर झूठे सपने दिखा रहे, और कौम कहती है कि नहीं, हमारे लिए अरविंद केजरीवाल अच्छा है, हमारे लिए राहुल गांधी अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों है वो तड़प असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर, जो आज गुजरात की गलियों गलियों के अंदर सुबह से लेकर रात तक उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब उन्होंने देखा है कि अपनी क़यादत को हम खड़े करना चाहते हैं। मेरे भाई, अपनी क़यादत को हम खड़े करना चाहते हैं। अगर आरिफ सैफी किसी और पार्टी के साथ होते, वो चुनकर आते, तो उन्हें भी मालूम है कि उन्हें कितना बोलना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए, किस मुद्दे के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इनके आका इन्हें बताते थे। लेकिन हम हर रोज ये महसूस करते हैं। मैं तो एक असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं, एक कार्यकर्ता हूं। ये अलग बात है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं दिल्ली का इंचार्ज हूं। कोई इंचार्ज नहीं हूं मैं एक मजलिस का एक छोटा सा खादिम हूं, जो असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत बढ़ाने के लिए मैं भी गली गली घूमता हूं, सिर्फ यही सोचकर इंशाअल्लाह एक दिन इस कौम का दिल फिरेगा, इस कौम के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, और वो भी इंशाअल्लाह अगर हम जाकिर नगर, अगर हम अबुल फजल, मुस्तफाबाद, सीलमपुर जैसे इलाकों के अंदर अगर हमारे हरे झंडे को नहीं लहराएंगे तो हम कहां लहराएंगे? सोचिए, 15 सीटें एक तरफ, 235 एक तरफ। आम आदमी पार्टी वाला आया तो उसको कहना कि तेरे लिए 235 उन्होंने छोड़े हैं। कांग्रेस वाला आया तो उसको कहना तेरे लिए 235 छोड़े हैं। इन 15 सीटों के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, इन 15 सीटों के ऊपर मजलिस कामयाब होगी, यही उम्मीद करते हैं। यहाँ की ट्रैफिक को कैसे हमने चकमा देकर यहाँ तक पहुंचे हैं स्कूटर के ऊपर। कल असद साहब आने वाले हैं और कल इलेक्शन का फैसला होने वाला है। कल आप यहाँ पर सरों का समंदर एक लगा दीजिएगा, कल का कल नतीजे तय हो जाएंगे कि यहाँ पर इंशाअल्लाह मस्जिद बहुत बहुत शुक्रिया। वासिर अल्हम्दुलिल्लाह। असदुद्दीन